subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the hematinics, the blood forming agents and their basic pharmacology. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेमेटिनिक्स के मीन्स ब्लड फॉर्मिंग एजेंट्स के बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में। ये जो टॉपिक है वो आपके बी फार्म 5th सेमेस्टर के यूनिट नंबर 2 ड्रग यूज्ड इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स के अंडर में आते हैं। यूनिट 1 हमने ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी you can check the description box below by using this link. So now let's discuss about the topic. So hematinics or blood forming agent means these are the substance or agents which are essential for the blood formation. Means the hematinics are substance or agents which are required in the formation of blood and they are used for treatment of the anemias. तो इसका मतलब ये है कि ये जो सब्सटेंस हैं हेमेटिनिक्स हम उनको बोलते हैं जो कि इसेंशियल मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके ब्लड फॉर्मिंग के लिए, ब्लड बनने के लिए जो आपकी हीमोपोसिस प्रोसेस है या एथ्रोपोसिस प्रोसेस है उसके लिए इसेंशियल मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स को हम एक तरीके से हेमेटिनिक्स बोल सकते हैं जो कि ब्लड फॉर्मेशन के लिए इसेंशियल होते हैं। और अल्टीमेटली जाहिर सी बात है क्योंकि ब्लड फॉर्मिंग एजेंट्स की अगर हमको हमारे बॉडी के अंदर में ही इनबिल्ट होते हैं, हम डायरेक्ट सोर्स से लेते हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर आपको एनीमिया हो गया, मीन्स एनीमिया का मतलब होता है डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन और द ब्लड कंटेंट विद इन द बॉडी। तो अल्टीमेटली एनीमिया कंडीशन में हमारे बॉडी के अंदर में जो हीमोग्लोबिन्स हैं या ब्लड हैं वो कमी हो जाती हैं। तो उस कमी को दूर करने के लिए, उस कमी को कंपनसेट करने के लिए वी कैन टेक द हेमेटिनिक्स एज ए एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड इन एक्सेस अमाउंट। तो बात करें हम लोग एनीमिया की, तो एनीमिया की जो डिटेल पैथोफिजियोलॉजी है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी के अंडर में। तो इस चैप्टर के लिए भी वो इंपॉर्टेंट होंगे, खासकर आपके जो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है या फिर आपके मेगाब्लास्टिक एनीमिया है या फिर एनीमिया की बेसिक फिजियोलॉजी को लेकर। तो उस वीडियो का भी लिंक हमने दे चुके हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उसको आप देखिए ताकि आपको जो टॉपिक है वो इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें भी हम सेम चीज़ें ही बातें करेंगे। एनीमिया क्या है, क्या उसके बेसिक रीजन्स हैं। जैसे कि हमने कहा एनीमिया मीन्स डिक्रीज्ड ब्लड कंसंट्रेशन और ब्लड अमाउंट और द हीमोग्लोबिन कंटेंट इन द बॉडी। तो ये क्यों होता है, क्या उसके बेसिक रीजन्स हैं। या तो जो आपके रेट ऑफ प्रोडक्शन है हीमोग्लोबिन्स का या आरबीसी का वो कम हो रहा है, या फिर रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी बढ़ रहा है, या फिर आपकी बॉडी के अंदर में जो इसेंशियल मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे बात करें हम लोग आयरन की, विटामिन B12 की या फोलिक एसिड की, वो कमी हो गई है, उसका डिफिशिएंसी हो गई है। उसके थ्रू जो है प्रॉपरली जो आपके हीमोग्लोबिन्स हैं या आरबीसी हैं प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आपके जो बोन मेरो हैं जो कि मेन ऑर्गन है आपके ब्लड फॉर्मेशन के लिए, वो किसी कारणवश जो है डीएक्टिवेट या सप्रेस हो चुके हैं बाय द यूजिंग वेरियस ड्रग्स लाइक एंटी कैंसर ड्रग्स एंड द वेरियस एंटीबायोटिक्स लाइक क्लोरामफेनिकोल। तो बहुत सारे ड्रग हैं जो कि बोन मेरो को सप्रेस कर देते हैं। जो बोन मेरो की मेन एक्टिविटी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड। तो बोन मेरो सप्रेस होने की वजह से भी जो है आपके ब्लड फॉर्मेशन कम होगा, या फिर किसी डिसीज़ के कारण जो हैं आपके हीमोलिटिक एनीमियास हो गए हैं, हीमोलिसिस हो रहे हैं, तो उस हीमोलिसिस की वजह से जो है आपको हीमोलिटिक एनीमिया होगा, तो भी आपकी बॉडी के अंदर में ब्लड की कमी होगी या फिर हीमोग्लोबिन कंटेंट कम होगा। तो इसलिए जो बात करें हम लोग हेमेटिनिक्स की, तो इसमें वो ड्रग आते हैं जो कि ब्लड फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल होते हैं। जैसे कि बात करें हम लोग आयरन की, विटामिन B12 की, फोलिक एसिड की और आपके इथ्रोपोटिन की। जो इथ्रोपोटिन है एक तरीके से आपके किडनी से रिलीज होने वाला मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इथ्रोपोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इथ्रोपोसिस को एक्टिवेट करता है, प्रमोट करता है। जो ये जो कंपाउंड्स हैं वो इसेंशियल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपके ब्लड फॉर्मेशन में और ब्लड मैच्योरेशन पे हेल्पफुल होता है। तो इनका डिटेल पढ़ने के लिए आपको जो बेसिक एनीमिया, मेगाब्लास्टिक एनीमिया और आपके आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के जो बेसिक पैथोफिजियोलॉजी हैं उसको थोड़ा जरूर देखना पड़ेगा। मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो वीडियो आप देखिए ताकि आपको इनकी बेसिक जो फिजियोलॉजी हैं समझ में आ सके कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं क्यों ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए या ब्लड बनने के लिए। तो इसमें भी हम बात करेंगे, लेकिन उसको भी देखिए ताकि आपको और डिटेल में समझ में आ सके। बात करते हैं हम लोग पहले हैं आपके आयरन। तो बेसिकली जो आयरन है बहुत ही एसेंशियल मॉलिक्यूल्स है आपकी हीमोग्लोबिन का। आपके जो हीमोग्लोबिन में है बेसिकली 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं आयरन का, एक हीम में 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके फेरस आयन का, Fe2+ का। तो बात करें हम लोग टोटल बॉडी आयरन की, तो बेसिकली जो अप्रोक्सीमेटली ये 2.5 to 5 ग्राम हमारे बॉडी में होते हैं। जो बेसिक मेल्स में हैं वो आपके 50 mg/kg हैं, फीमेल में अप्रोक्सीमेटली 38 mg/kg होते हैं। जो बेसिक इसका स्टोरेज है वो आपके बेसिक कहाँ होंगे, आपके
हीमोग्लोबिन्स में वो 62% जो है हीमोग्लोबिन्स आपकी हीमोग्लोबिन आयरन जो है आपकी हीमोग्लोबिन में होते हैं। उसके अलावा बात करें हम लोग उसके जो स्टोरेज हैं वो आपके फेरेटिन या हीमोसिड्रिन के रूप में भी होते हैं लगभग 25%। जो फेरेटिन की तरीके से टेम्परेरी स्टोरेज है आपके आयरन का, जो कि ये हम दिखाई दे रहे हैं, हम आगे बात करेंगे। तो ये आपके एपोफेरेटिन के साथ में मिल के फेरेटिन बनाते हैं, जो कि एक टेम्परेरी स्टोरेज की तरह काम करता है आपके इंटेस्टाइन में या फिर आपके रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल पे। उसके अलावा आपके जो मायोग्लोबिन्स हैं या फिर आपके मायोसाइट्स हैं या फिर जो मसल्स हैं उसमें भी आयरन्स होते हैं लगभग 7%। उसके अलावा बहुत सारे एंजाइम्स हैं, कैटलेज हैं, प्रॉक्सीडेज हैं, जो सर्कुलम P50 एंजाइम्स हैं उनमें भी आयरन का रोल है, उनमें भी ये काम करता है, तो उसमें भी आपके ये 6% तक होते हैं। बात करूँ डेली नीड्स की, तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन डिफर करता है। जो एडल्ट हैं, चाइल्ड सेल्स हैं, इन्फेंट हैं, फीमेल हैं, मेल हैं, आपके प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनमें डिफरेंस हो सकते हैं। तो डिटेल जो बेसिक नॉलेज है वो आपको केडीटी में पढ़ी है, जो हम मेटर है वो हम लोग केडी त्रिपाठी से ही रह रहे हैं, तो एक बार बेसिक पढ़िए ताकि आपको और डिटेल में फिजियोलॉजी समझ में आ सके। बात करें हम लोग आयरन के, तो आयरन का यूज़ जो है बहुत पहले से हो रहा है। जब इसकी डिस्कवरी हुई थी ब्लड में ये होता करके 1917 पे अप्रोक्सीमेटली 1713 पे 1713 पे इसका डिस्कवरी हुई थी कि ये आयरन जो है आपके ब्लड में होता है। उससे पहले भी जो है आयरन का यूज़ होता था, लौहा भस्मा के रूप में इसका यूज़ होता था, जिसको बोलते हैं कैल्सिनेटेड आयरन। जो ग्रीक हैं, ग्रीक में जो लोग हैं वो बोलते थे इसको गॉड ऑफ स्ट्रेंथ, क्योंकि ये जो है आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता था। एक्चुअली जो है जब आपकी बॉडी के अंदर में एनीमिया होगा, ब्लड कमी होगी या आयरन कमी होगी, तो जाहिर सी बात है आप जो है फैटिगनेस लेथार्जी महसूस करेंगे, तो उसको कंपनसेट करने के लिए उसमें जो है लोहा भस्मा का यूज़ करते थे, जो कि आपके एक तरीके से आयरन ही है। तो उसके बाद जो है आयरन का रोल मेजरली शो हुआ कि ये ब्लड में होता है और हम इसको एनीमिया के ठीक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बात करें हम लोग इसके जो बेसिक डेली नीड्स की हैं, तो जिसकी बात कर रहे थे कि मेन टू मेन अलग होते हैं। जो आपके एडल्ट मेल है उसमें अप्रोक्सीमेटली 5.5 to 1 mg डेली रिक्वायरमेंट है, फीमेल में अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 mg होते हैं। जो इन्फेंट हैं उनमें अप्रोक्सीमेटली 60 mg पर kg है, जो आपके चिल्ड्रंस हैं उनमें 25 mg पर kg है, और आपके जो प्रेगनेंसी लेडी हैं उनमें 3 to 5 mg पर kg है रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये अलग अलग डिपेंड करता है, जो कि खासकर फीमेल्स में या जो प्रेग्नेंट लेडी में के केस में जो है ब्लड की रिक्वायरमेंट अधिक होती है, इसलिए उनको आयरन की रिक्वायरमेंट भी अधिक होती है। तो बात करें हम लोग उसकी बेसिक फिजियोलॉजी की, आयरन एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन की, तो वो ये हैं जो आप केटी से ही लिए हैं, आप केटी भी देख सकते हैं। तो जो बेसिक नीड है हमारे आयरन का वो हमारा है डाइटरी सोर्स। डाइटरी सोर्स से हम बेसिकली जो हैं 10 से 20 mg डेली हम इंटेक करते हैं, कुछ एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ एक्सीड आउट हो जाते हैं। तो बेसिकली बात करें हम डाइटरी सोर्स से जो है 3 तरीके से आयरन एब्जॉर्ब होते हैं। एक है डायरेक्ट आपका Fe2+ मीन्स फेरस आयन, एक है आपका फेरिक आयन, एक है आपका हीम प्रोटीन। ओके, तो बेसिकली जो आपका Fe3 आयन है वो आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, तो वो एक तरीके से आपके जो इंटेस्टाइन है या फिर जो आपकी GIT पार्ट है उसमें जो है एसिड के प्रेजेंस में या फिर रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक एस्कॉर्बिक एसिड के प्रेजेंस में जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं आपके Fe2 फेरस आयन में। ये फिर जो है आपके इंटेस्टाइन में DMT मीन्स डाई मेटल ट्रांसपोर्टर 1 के थ्रू जो है इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे। ओके, एंड जो हीम है वो एक तरीके से हीमोग्लोबिन कैरियर प्रोटीन, हीम कैरियर प्रोटीन के थ्रू जो है आपके इंटेस्टाइन में आएगा। उसके बाद जो है ये जो हीम है इसमें जो आयरन है वो भी आपके कन्वर्ट बन जाएंगे, आपके Fe2 में रिलीज़ हो जाएंगे। उसके अलावा जो है फिर ये जो Fe2+ है वो आपके Fe3 में कन्वर्ट्स होंगे, क्योंकि ये जो Fe2+ है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो वो तुरंतली जो है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर में या फिर ब्लड के अंदर में भी ईजिली वो Fe3+ में फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो फिर आपके जो एपोफेरेटिन है उसके साथ कंबाइन होकर एक टेम्परेरी स्टोरेज के रूप में फेरेटिन फॉर्म में प्रेजेंस होते हैं। ये रिक्वायरमेंट के थ्रू जैसे नीड बढ़ेगी आयरन की, वैसे ये रिलीज होगा Fe2+ में, कुछ एब्जॉर्ब होंगे, कुछ स्टोर रहेंगे। तो रिक्वायरमेंट अगर एपोमॉर्फिन जो है, एपोफेरेटिन जो है एक तरीके से रेगुलेटर है आपके बॉडी के अंदर में आयरन का। अगर किसी कारणवश आयरन की रिक्वायरमेंट अधिक है तो उस कंडीशन में जो है एपोफेरेटिन का मात्रा, एपोफेरेटिन का जो एक्सप्रेशन है वो कम हो जाता है, ताकि जो है वो स्टोरेज ना हो के डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो। अगर ब्लड के अंदर में आयरन ज़्यादा हो जाते हैं तो अल्टीमेटली हमको चाहिए कि वो टेम्परेरी स्टोरेज में हो, इसलिए उस कंडीशन में जो है एपोफेरेटिन की मात्रा बढ़ जाती है आपके बॉडी के अंदर में। तो ये काउंटर रेगुलेटरी पाथवे की तरह काम करता है। ब्लड में आयरन ज़्यादा तो एपोफेरेटिन अधिक होगा ताकि वो कंपनसेट कर सके, और ब्लड में आयरन कम तो उसको एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए एपोफेरेटिन की मात्रा कम हो जाएगी ताकि वो मोर से मोर एब्जॉर्ब हो सके। और फिर ये जो है आपके
फेरेटिन प्रोटीन या फेरोप्रोटीन के थ्रू जो है एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में भी फ्रेश आयन जो टॉक्सिक होते हैं, इसलिए वो इजीली Fe3+ में चेंज हो जाते हैं। और ये फिर Fe3+ या फेरिक आयन जो हैं फिर जो प्रोटीन है ट्रांसफेरिन प्रोटीन है, ग्रेड प्रोटीन है, उसके साथ में बाइंड होता है। बाइंड अप होने के बाद ये जो हैं या तो फिर एथ्रोसाइटिक प्रिकर्सर की ओर जाते हैं ताकि वहाँ पे हीमोग्लोबिन बन सके, और कुछ जो हैं जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे हैं वो आपके रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स जो कि मेजर स्टोरेज एरिया है आपके हीमोग्लोबिन्स का या फिर फेरेटिन का, आयरन का, वहाँ पे स्टोर होते हैं एज ए फेरेटिन फॉर्म। तो किस तरीके से होते हैं पहले हम समझ लेते हैं आरी सेल्स को। तो जो ये ट्रांसफेरेटिन है वो पहुंचता है आपके आरी सेल्स में। आरी सेल्स मीन्स रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स, उसमें होते हैं आपके ट्रांसफेरेटिन रिसेप्टर्स, बाइंड अप होता है, फिर ये एब्जॉर्ब होगा आपके, ये आपका फेरिक आयन है, ओके, जिसे फेरिक आयन, फिर ये एपोफेरेटिन के साथ मिलकर बनाएगा फेरेटिन, तो इस फॉर्म में ये स्टोरेज रहते हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी, नीड पड़ेगी, तो ये भी रिलीज करते हैं आपके वापस Fe3 आयन आपके ब्लड के अंदर में, ताकि वो फिर जो है आपके इरिथ्रोपोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सके, अवेलेबल हो सके। तो ये जो फिर आपके जो ट्रांसफेरेटिन है वो आपके इरिथ्रोपोटिक प्रिकर्सर्स में भी जाते हैं, और वहाँ पे जो है फिर उसमें भी ट्रांसफेरेटिन रिसेप्टर्स होते हैं, साथ में बाइंड अप करते हैं और एब्जॉर्ब होते हैं, जाते हैं आपके न्यूक्लियस पे, वहाँ पे ये डिसेंबल होते हैं, और जो फिर जो ट्रांसफेरेटिन रिसेप्टर्स है वापस सेल्स में आएगा, जो आपके ट्रांसफेरिन है प्रोटीन है वो फिर वापस आके ब्लड में आएगा, और जो फेरिक मॉलिक्यूल्स हैं वो फिर आपके फेरस मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं, और ये फेरस मॉलिक्यूल फिर आपके हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए अवेलेबल होता है, जहाँ पे हीमोग्लोबिन बनते हैं। तो एक हीमोग्लोबिन में बेसिकली चार जो हैं एक तरीके से फेरस आयन होते हैं। तो इसलिए जो हम अगर ब्लड लॉस होता है तो बहुत ज़्यादा जो है आयरन कंटेंट आपके लॉस होंगे, इसलिए आयरन कंटेंट को देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। सो दिस इज द बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ द आयरन एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म एंड देयर स्टोरेज। बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जैसे कि आपके चेलेटिंग एजेंट्स हैं, आपके मिल्क है, एग योक है, आपके एंटासिड्स हैं जो कि एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करते हैं, तो उनको हम अवॉइड करना चाहिए अगर आपको जो है आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना है। आप थोड़ा सा देखिए, खासकर जो केटी है उससे टोमेटर लिया गया है, तो उसको आप पढ़िए, थोड़ा सा आपको और डिटेल नॉलेज हो सके। बात करते हैं फिर हम लोग इसके प्रिपरेशंस की। जाहिर सी बात है हम आयरन को सिंगल हम यूज़ नहीं करते हैं। इंडिया पे जो है आपके टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का कहना यह है कि आयरन को हम सिंगल ना दें, बेहतर है कि उसको जो और एसेंशियल मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे बात करें हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की हो, फोलिक एसिड की हो, या जिंक हो, या फिर कॉपर हो, मैग्नीज हो, साथ में हम इनबिल्ट साथ में हम दें, ताकि जो है उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो एफिकेसी है वो इजीली बढ़ सके। तो बात करें हम कुछ एग्जांपल्स की, तो वो है आपके फेरस सल्फेट। तो इसका जो फेरस सल्फेट का जो लेने का मतलब ये है कि फेरिक हम नहीं लेते हैं, हम फेरस लेते हैं ज़्यादातर ओरल प्रिपरेशन पे, क्योंकि इसका जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो हाई होता है। जिसे हम देख चुके हैं कि जो फेरस आयन ही एक तरीके से आपके इंटेस्टाइन में मेजरली एब्जॉर्ब होते हैं, जो फेरिक आयन है वो वापस फेरस आयन में कन्वर्ट्स होते हैं, फिर वो एब्जॉर्ब होते हैं। तो बेहतर है कि हम लोग फेरस आयन ही यूज़ करें, इसलिए हम लोग फेरस सल्फेट यूज़ करते हैं, या फेरस ग्लूकोनेट, फेरस फ्यूमरेट, क्लोराइडल फेरिक हाइड्रोक्साइड हम यूज़ करते हैं, जिसमें अलग कंटेंट दिया हुआ है आपके आयरन का। जैसे बात करें फेरस सल्फेट की, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली जो हाइड्रेटेड साल्ट्स हैं उसमें होते हैं 20%, जो ड्राई साल्ट हैं उसमें होते हैं आपके 32%, जो आपके फेरस ग्लूकोनेट हैं उसमें होते हैं अप्रोक्सीमेटली 12%, जो फेरस फ्यूमरेट है उसमें होते हैं आपके 33%। तो ये कुछ बेसिक परसेंटेज हैं। बात करें इसके बेसिक एडीआर की, क्योंकि वो एक तरीके से हम एक्सेस में अमाउंट पे ले रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा, खासकर जो है जीआईटी डिस्टर्बेंस, एपिगैस्ट्रिक पेन, नोजिया, वोमिटिंग, ब्लोटिंग, चेस्ट पेन, हार्ट बर्न, टीथ स्टेनिंग, मेटेलिक टेस्ट, कोलिक जैसे जो है साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे आपके आयरन। बात करें इसके प्रिपरेशन की, तो अगर जिन पेशेंट्स में ओरल जो प्रिपरेशन है वो सूटेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा जीआईटी डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो उनके लिए हम जो है पेरेंटल प्रिपरेशन करते हैं, पेरेंटल प्रिपरेशन को प्रेफर करते हैं, जो कि हैं आपके आयरन डेक्स्ट्रॉन, जो कि आईएम के थ्रू देते हैं। पर उनके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं जो लोकली हैं, हम इंजेक्शन देंगे जो है पेन होगा, उस पर रेसेस होंगे, एलर्जी हो सकते हैं। लेकिन बात करें हम लोग सिस्टमिक एडीआर की, तो आपके फीवर हैं, जॉइंट पेन है, पाल्पिटेशन या इंक्रीज इन द हार्ट रेट, टैकीकार्डिया, फ्लशिंग, लिम्फोनोड एनलार्जमेंट, डिस्पोनिया। तो ये कुछ बेसिक आपके एडीआर हैं आपके आयरन कंटेनिंग ड्रग्स के, खासकर पेरेंटल रूट से देंगे। तो बात करें इसके यूज़ की, तो इसको यूज़ हम एनीमिया में करते हैं, खासकर बेसिकली आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया एंड द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर में जो मेजर डिफिशिएंसी है वो होता है आपका विटामिन B12 और फोलिक एसिड की। लेकिन हम आयरन प्रिपरेशंस को सिंगल नहीं देते हैं, हम उसको फोलिक एसिड के साथ में या कॉम्प्लेक्स साथ में देते हैं, इसलिए जो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी हम यूज़ कर सकते हैं।
तो ये इसकी बेसिक यूज़ हैं। अब बात करते हैं बेसिक कुछ एक्यूट पॉइजनिंग की या एक्यूट आयरन पॉइजनिंग की। ये बेसिकली जो हैं एडल्ट में बहुत रेयरली होते हैं, जो चिल्ड्रंस हैं या इन्फेंट हैं उनमें मेजरली होते हैं। अप्रोक्सीमेटली जो डोज की बात करें तो मोर देन 60 mg पर kg अगर हो गया तो वो सीरियस एक्यूट आयरन पॉइजनिंग हो सकता है। जो सिम्टम्स होंगे वो यही सिम्टम्स होंगे आपके एपिगैस्ट्रिक पेन, नोजिया, वोमिटिंग, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स, हार्ट रेट इंक्रीजिंग, हार्ट टैकीकार्डिया, चेस्ट पेन, हार्ट बर्निंग, ये सब जो है आपके सिम्टम्स नज़र आएंगे। तो ये बहुत ही सीरियस हो सकते हैं। कई हार्ट कोलैप्स होने की वजह से जो है आपके 6 घंटे के अंदर में डेथ हो सकता है किसी पेशेंट को या किसी चिल्ड्रंस को या इन्फेंट को। तो इसलिए जो है ये थोड़ा सा डोज जो है बहुत ही सही तरीके से देना चाहिए, ताकि आपको जो खासकर चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं कि उनको टॉक्सिसिटी ना हो। अगर टॉक्सिसिटी हो गई है तो उसके लिए कुछ उपाय हैं। कि पहला उपाय ये है कि हम उसको हमारे GIT पे एब्जॉर्ब होने से रोकें, टू प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन इन द GIT। सो वी कैन यूज़ द इंड्यूसिंग द वोमिटिंग और वी कैन यूज़ द गैस्ट्रिक लेवल्स, ताकि हम उसको साफ कर सकें, वोमिटिंग करा के उसको बाहर निकाल सकें। इसके अलावा वी कैन यूज़ द एग यॉक और मिल्क, क्योंकि ये जो हैं चिलेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, जो कि आपके जो आयरन्स हैं उसके साथ में चिलेट बनाते हैं और उसको एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं। अगर एब्जॉर्ब हो गया उसके बाद भी ब्लड पहुंच गया तो हम उसको चिलेटिंग एजेंट्स के थ्रू भी दे सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। जिसकी बात करें हम लोग डेस्फेरियोक्सिम की। डेस्फेरियोक्सिम इज़ द फर्स्ट चॉइस फॉर द एक्यूट आयरन पॉइजनिंग, जो कि हम इसको 0.5 to 1 ग्राम IM इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, ताकि वो जो उसकी पॉइजनिंग है वो कम हो सके। उसके अलावा हम यूज़ करते हैं DTPA और कैल्शियम एडिटेट। तो ये भी कुछ बेसिक आपके एंटीडोट्स हैं आपके एक्यूट आयरन पॉइजनिंग की। लेकिन जो ब्रिटिश एंटी लुइसाइड्स है BAL, इसको हम नहीं यूज़ करते कभी भी। ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। ये एक तरीके से भी चिलेटिंग एजेंट्स हैं, एंटीडोट्स की तरह काम करते हैं बहुत सारे पॉइजनिंग्स में। लेकिन आयरन के केस में हम BAL को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसका जो चिलेट है वो हाईली टॉक्सिक होता है आयरन के कंपेरिजन पे। इसलिए जो है हम BAL को कभी यूज़ नहीं करेंगे आयरन पॉइजनिंग के केस में। सो दीज आर द बेसिक फार्माकोलॉजी ऑफ द हेमेटोनिक्स, बेसिकली आयरन। हम नेक्स्ट क्लास में जो है आपके विटामिन B12 और फोलिक एसिड के बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी हमने मेगालोस्टिक एनीमिया में कवर कर चुके हैं, तो उसको थोड़ा सा रिफर कीजिए ताकि आपको टॉपिक को इजीली समझने में हेल्पफुल हो। And if you want to note this lecture, please take a screenshot. And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you. Keep watching.